नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की उनकी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं बल्कि बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस के फायदे के लिए वो मार्केटिंग प्रैक्टिस की मदद लेते हैं। ललन सिंह ने कहा कि उनको पता है कि प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी पहले आरसीपी सिंह के इस्तेमाल कर रही थी और अब प्रशांत किशोर को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम सतर्क हैं, हम इन हथकंडों को सफल नहीं होने देंगे। बता दें, जेडीयू अध्यक्ष का यह बयान नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद आया है। मुलाकात के बाद कहा जाने लगा था कि प्रशांत किशोर एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कथित वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि खान के करीबी सहयोगी को शनिवार को उसके पास से एक बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एसीबी ने इस मामले के संबंध में शुक्रवार को दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की थी और दावा किया था कि 24 लाख रुपए नकद मिलने के साथ ही 2 अवैध हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी में कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसीबी ने जानबूझकर मीडिया में खबर चलवाई कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर से नकदी और कारतूस मिला, जबकि एसीबी की एफआईआर तक अमानतुल्लाह खान के नाम पर दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा इसी तरह किसी ज्वेलर के वहां से सोना नकदी मिली और उसे सत्येंद्र जैन की फोटो के साथ चला दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। बता दें, एसीबी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये छापेमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से की गई अवैध नियुक्तियों और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर की गई थी। एसीबी ने शुक्रवार को दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि वो आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करे। सीबीआई ने अदालत के सामने दलील रखी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अफसरों को धमकी दी और इससे ये मामला प्रभावित हुआ है। अदालत की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। बता दें, पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था, क्या सीबीआई के अफसरों के मां और बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई के अफसर बने रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? क्या यही राजनीतिक दल हमेशा सत्ता में बना रहेगा? उन्होंने सीबीआई के अफसरों से कहा था कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बता दें, सीबीआई ने इस साल जुलाई में रेलवे भर्ती घोटाला मामले में बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की थी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया था। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव भी अभियुक्त हैं। रेलवे भर्ती घोटाला मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। चीतों को विशेष विमान से लाया गया था। ग्वालियर के महाराजपुरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद चीतों को भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर कीनो नेशनल पार्क ले गया। बता दें, भारत में साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से भारत के जंगलों में चीते दिखाई देंगे। कूनो नेशनल पार्क का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हरी घास भी है और यहाँ पर चीते आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूँगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नामीबिया की सरकार को धन्यवाद भी किया। यही नहीं, हमेशा की तरह पीएम मोदी ने चीते लाने का पूरा श्रेय खुद को देते हुए कहा, ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस कल से ही लगातार बता रही है इस प्रोजेक्ट को मनमोहन सिंह सरकार में मंजूरी दी गई थी। चीतों को लाए जाने के बाद बीजेपी प्रचार में लग गई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कल ही ट्वीट कर कहा कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008-9 में तैयार हुआ था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी और अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए थे और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जो 2020 में हटाई गई।
और अब आखिरकार चीते आएंगे। कांग्रेस ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में जयराम रमेश की एक तस्वीर को भी ट्वीट किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को एक और जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बेरोजगार युवा इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई, साथ ही बेरोजगारी को लेकर निशाना भी साधा गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक प्रचलन है हर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। बच्चों से प्यार था तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस, राजीव गांधी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस, अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज का दिन भी बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता है कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया कि उनके देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा है या हताश होकर उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है। 20 से 24 वर्ष की आयु में 42% लोग बेरोजगार हैं। अगर ये भयावह नहीं है तो क्या है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इनके लिए ना कोरोना और ना रूस और यूक्रेन के युद्ध के पीछे छुपा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे अधिक हो गई थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, युवा मायूस हैं। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, इस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले 8 सालों में 22 लाख से अधिक आवेदन में केवल 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। ऊपर से महंगाई है और आय घट रही है तो बेरोजगारी और चुभ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को चिंता नहीं है, उनको रोजगार की चिंता है, लेकिन वो एक व्यक्ति के रोजगार की। अमित शाह के बेटे जय शाह का कार्यकाल खत्म होना था। जय शाह का कार्यकाल 3 साल का था, उनको नियमों के मुताबिक रिटायर होना था, लेकिन अब बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है, उनको 3 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछे, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां? केंद्र व राज्यों में 60 लाख खाली सरकारी पद क्यों पड़े हैं? रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या योजना है? हैदराबाद के भारत में विलय के 75 साल के मौके पर तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद शहर में ही अलग अलग कार्यक्रम किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग के बावजूद बीते सालों में वोट बैंक की राजनीति की वजह से हैदराबाद लिबरेशन डे को आधिकारिक रूप से नहीं मनाया गया, जबकि कुछ नेताओं ने ऐसा करने का वादा किया था। शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए गए थे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने रजाकारों के डर से मुंह मोड़ लिया। अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरत नहीं है, बल्कि खुशी है कि मोदी सरकार के फैसले के बाद हर कोई हैदराबाद लिबरेशन डे मना रहा है। बता दें, रजाकार मुस्लिम अर्धसैनिक स्वयंसेवक बल थे जो निज़ामों के समय में सक्रिय थे। वहीं केसीआर ने एक अन्य कार्यक्रम में लोगों से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जो राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, इतिहास को विकृत करने की साजिश की जा रही है और हमें इससे सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक कारणों से राज्य में सद्भाव और शांति भंग हो रही है। बता दें, अमित शाह के कार्यक्रम में केसीआर के लिए बुलावा भेजा गया था, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए। वहीं कांग्रेस और एआईएमआईएम ने भी अलग कार्यक्रम किए। जमानत के मामले में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आलोचना की। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य जमानत मामलों के शीघ्र निपटान में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जस्टिस मैथानी की पीठ ने राज्य सरकार के चलता है वाले रवैये पर भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जमानत के मामलों में राज्य का ऐसा रवैया कानून के शासन के लिए खतरनाक है। बेंच एक आरोपी पर धारा 384, 323, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज केस की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक महिला के साथ मिलकर मुखबिर के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया था, जिससे उससे पैसे निकाले जा सकें। राजस्थान में एथलीट्स को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। नैनवा में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 229 प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरियां और कोचों और एथलीटों के लिए पेंशन का प्रावधान भी सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए अब 3 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि भी देगी। राजस्थान में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बता दें, राजस्थान के सभी जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का आयोजन कई दिनों से चल रहा था।
मुख्यमंत्री गहलोत ने 5-6 जिलों में इस दौरान पहुंचने की कोशिश की और कई खिलाड़ियों का उनके इलाके के हिसाब से सम्मान भी किया। करीब 10 लाख खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बड़ा खेल इवेंट बन गया है क्योंकि गाँव के खिलाड़ी इनमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।